ঘোড়া গাড়ি হবে তো কোথায় যাবো আমরা বাবা? এইখানে বসো। বসবে তো দাঁড়াবে একটু ভালো যে এখানে বসে পড়তে। घोड़े के ऊपर तो बैठने में बहुत मजा आता है। वो भी तेज चलते हैं। কোথায় বসবো আমরা? वंदन खरालो आले जा मारो गोर बंदन खरालो उलड़ली झूमा झूमा लड़ली झूमा झूमा मारो गोर बंदन কোথায় কোথায় লোক যাচ্ছে দেখো এখানে সব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় ওই তো সবারই যে মুখটা চালাচ্ছে সে बैठो বসবো? poi o pelotro বসবো? पधारो नी भारे देश चम 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 के चूंदड़ी बिड़ जा रहा है चम 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 के चूंदड़ी बिड़ जा रहा है कोई थोड़क तो तुम्हारे संग नाच रे बिड़ जा रहा है कोई थोड़क तुम्हारे संग नाच रे बिड़ जा रहा है चम 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 के चूंदड़ी बिड़ जा रहा है चम 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 के चूंदड़ी बिड़ जा रहा है कोई थोड़क तुम्हारे संग नाच रे बिड़ जा रहा है कोई थोड़क तुम्हारे संग नाच रे बिड़ जा रहा है বাবা দৌড়াও না। বাবা 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 টিনা তুমি পাগল নাকি? हम पागल है ना इसलिए। তাড়াতাড়ি করো। जैसी जी जल बन मछली ऐसी तड़फत हूँ दिन रे अरे आवे हिटी की वो आवे हिटी की वो मनो आवे हिटी की बादीला थारी आवे हिटी की मारो आली जो जीता रे बादीलो जीता रे बिरण आवे हिट की अरे नैना कड़री बाजरी नैना कड़री बाजरी मारी चिड़िया चुग चुग जाज बबर जियो रे बबर सा चिड़िया चुग चुग जाज रे अरे मैं ढोला थुनो मना कयो अरे मैं ढोला थुनो मना कयो ती परदेश मत जाय रे मारो आली जो जीता रे बादी लो जीता रे बिरन आवे गीत की अरे सुनर लागी डागरो सुनो लागे अरे सुनर लागी डागरो मरगट सुनो गिरनार बवरसा जियो रे बवरसा गट सुनो गिरनार रे अरे चढ़ चढ़ जुवो बाटड़ी चढ़ चढ़ जुवो बाटड़ी मर कदिया वे भर तार रे आली ज्योति तारे बादी लोटी तारे बिरन आवे गीत की आवे हिट की वो आवे हिट की बादी लठारी आवे हिट की बालो आली
भंवर सोनो घड़े सोनार भंवर जियो रे भंवर सा सोनो घड़े सोनार रे। So now, please go ahead with one of the beautiful love song called Hichki. In English, this is called Hiccup. It means if you are having very good time under the stars, having beer or watching the dance, hearing a beautiful melodious Rajasthani tune, and if you are being remembered by your beloved, or if you are भारत में धरोहरों की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक नायाब नमूने आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। राजस्थान में मौजूद जैसलमेर का किला इसका एक बड़ा नमूना है। इस किले में खूबसूरत हवेलियाँ, मंदिर, सैनिकों तथा व्यापारियों के आवासीय परिसर मौजूद है, जो इसे अन्य किलों से अलग बनाती है। इतिहास के नज़रिए से भी यह किला खास महत्व रखता है, इसलिए इस किले को जानना भी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं जितना पुराना यह किला है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। राजस्थान में बसे जैसलमेर का इतिहास सालों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी के आसपास रावल जैसल के द्वारा कराया गया था। इस किले के बनने के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। असल में उद्दीन मोहम्मद ने षड्यंत्र के तहत राजा रावल जैसल पर हमला करते हुए उनके किले को लूट लिया, साथ ही वहाँ के निवासियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में राजा जैसल के सामने अपने लोगों के लिए नए किले को स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। इसके तहत राजा जैसल ने अपने लिए नए किले के लिए जो त्रिकुट पहाड़ को चुना और जैसलमेर नामक शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1293 और 94 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्हें फिर से युद्ध करना पड़ा। दुर्भाग्य से रावल जैसल को इस युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह किलों पर मुगलों का शासन हो गया। हालांकि कुछ साल के बाद भाटियों ने इस किले पर फिर से अपना अधिकार जमाया, क्योंकि इन युद्धों के दौरान इस किले का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए 14वीं शताब्दी के आसपास इसकी मरम्मत का कार्य पुनः आरंभ हुआ। आगे 1541 में सम्राट हुमायूं की नज़र इस किले पर पड़ी तो उसने इस पर कब्जे के इरादे से हमला कर दिया, पर वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद मुग़ल लगातार करीब 30 वर्षों तक इसको जीतने का प्रयास करते रहे। अंततः 1570 में एक संधि के तहत यह किला मुग़ल सम्राट अकबर के अधीन हो गया। 1762 तक यह मुग़लों के पास रहा। बाद में यह महाराज मूलराज के हाथ में आ गया और 1820 में उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज गद सिंह का इस पर अधिकार रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इसकी काफ़ी खास भूमिका रही। ब्रिटिश शासनकाल के बाद भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन का कटु घूंट भी पीना पड़ा। पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में विश्व के नक्शे पर जगह मिली। बावजूद इसके वह संतुष्ट नहीं हुआ और गलत मंसूबों के साथ 1947 पर भारत पर फिर हमला कर दिया, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। लगा कि वह हार से कुछ सबक लेगा, लेकिन दोबारा
और ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद 1965 और 71 में उसने भारत के साथ फिर दोबारा युद्ध किया। 1965 और 1971 के युद्ध को जीतने में वैसे तो हमारे सेना के जवानों का पराक्रम ही काम आया, किंतु कहीं ना कहीं इसमें जैसलमेर के किले की भी खास भूमिका रही। असल में ये युद्ध जिस जगह पर लड़े गए उनमें जैसलमेर भी एक था। चूँकि युद्ध के दौरान वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर थी, किंतु उन्हें कोई ठोस उपाय सूझ नहीं रहा था। ऐसे में तय किया गया कि जैसलमेर की पूरी आबादी को वहाँ के किले के अंदर भेजना उचित होगा। असल में यह किला काफ़ी मजबूत था, इसलिए उस समय यह सबसे सुरक्षित जगह माना गया। दूसरा, यह किला इतना बड़ा है कि इसमें करीब 4000 लोग आसानी से आ सकते थे। जैसलमेर का किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी शाह जैसलमेर में बनाया गया है, जो कि खुद में एक खास स्थल है। दूसरी चीज़ें जो इसे खास बनाती है वह है इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग की रेत और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है। कहते हैं कि जैसलमेर के पारंपरिक सिद्धांत पर यहाँ के वास्तुशिल्प को डिज़ाइन किया गया है। किले के वास्तुशिल्प को मुख्यतः 3 अलग अलग शैलियों में बांटा गया है। पहली स्पाटियल ऑर्गेनाइजेशन मध्यकालीन वास्तुकला, दूसरी मुगल शैली और तीसरी अंग्रेजी शैली जो पश्चिमी शास्त्रवाद को दर्शाती है। इस तरह इसकी दीवारों को 3 परतों में बांटा गया। वहीं किले के अंदर बनाई गई वास्तुकला में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के ज़्यादातर हिस्सों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एक अनुमान की माने तो यह किला 460 मीटर लंबाई और 230 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वहीं यह करीब 250 फीट ऊंचा है। यूं तो इस किले का हर हिस्सा बहुत खास है, लेकिन फिर भी कुछ खास हिस्सों को चिन्हित करना हो तो इसमें सबसे पहला नाम राजमहल का आता है। यह राजमहल देखने में काफ़ी सुंदर है, जो सुबह 9 से शाम बजे तक खोला जाता है। यह महल 7 मंजिलों में बनाया गया है। इसके बाद नाम आता है यहाँ के जैन मंदिर का, जो 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। यह मंदिर कितना खास है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज के युग में भी जैन तीर्थ यात्रियों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर में तोरण नाम का एक प्रवेश द्वार है, जो पार्श्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। किले के अंदर एक लक्ष्मीनाथ मंदिर भी है, जिसकी स्थापना लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए की गई थी। यह मंदिर 1494 में राव लूणकरण के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर में कई सारे राजस्थानी चित्र हैं, जो प्राचीन काल में लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। मनवार रे ओ काई तना काई कराड़ मनवार रे मारा प्रिया परदेश भलो आवे, मारा प्रिया परदेश भलो आवे रे ओ तना दे सड़े घुमरी जे रोसो करे। आपको लेके जा रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट के परिसर में स्थित जैन मंदिर में। तो चलिए शुरू करते हैं।
किले के परिसर में कुल 7 जैन मंदिर हैं, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, चंद्रप्रभुजी जैन मंदिर एंड लक्ष्मीनाथ जैन टेम्पल। इन जैन मंदिरों का निर्माण काल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बताया जाता है। मंदिर की निर्माण कला और वास्तुकला दिलवाड़ा, माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर जानवरों और इंसानों के कलात्मक और अलग अलग भावपूर्ण भंगिमाओं को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। मंदिर के निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि इंटरलॉकिंग पैटर्न से पत्थर में पत्थर फंसा करके पूरा मंदिर बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण कार्य में स्वर्ण बलुआ पत्थर या स्थानीय रेतीले बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है, जो कि जैसलमेर में आसानी से उपलब्ध है। मंदिर परिसर का वातावरण काफी शांत और ठंडा है। इस मंदिर परिसर में रखी पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वह मार्बल की बनी हुई है, पर वास्तव में यह मार्बल की नहीं बनी हुई है। इसका निर्माण स्थानीय बालू रेत में दूध मिलाकर किया गया है और बाद में उसके ऊपर मोतियों का लेप किया गया है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे तीर्थंकरों के पर्ल कोटेड फिगर्स बनाए गए हैं, मतलब कि मोतियों के लेपन से बनी मूर्तियां बनाई गई हैं। जैन शब्द जो निकला है वह निकला है जिना से, और जिना का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मंदिर के सेंट्रल डोम में अगर आप देखेंगे तो एक सिंबल बना हुआ है जिसके फिगर में यही बताया गया है कि इंसान की जो 5 इंद्रियां हैं वह उन पर कैसे विजय पा सकता है, उसे डिपिक्ट किया गया है पिक्चर्स की फॉर्म में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इस मंदिर में भी आपको काफी सारे तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अधिकतर तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं वो सेम है, देखने में वो सब एक जैसी प्रतीत होती है, पर उनको विभेद किया जा सकता है चिन्ह के माध्यम से। हर एक तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह होता है, इस चिन्ह के माध्यम से उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे कि 23वें जैन तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है, 24वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शेर या बाघ है। ऐसे ही आदिनाथ ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह बैल है, अजीतनाथ जी का हाथी है, संभवनाथ जी का घोड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग जैन तीर्थंकरों की सभी मूर्तियां एक समान है, पर उनके चिन्ह से उन्हें पहचाना जा सकता है। जैन धर्म के दर्शन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, सद्भाव, ये 5 मुख्य इनके तत्व होते हैं और इन्हीं के आधार पर 5 इंद्रियों को अगर देखा जाए तो 5 इंद्रियों को जीत लेना, इन पर काबू कर लेना ही क्या है, जैन धर्म का मुख्य दर्शन है। मंदिर के केंद्रीय गुंबद वाले भाग में बहुत ही बारीक कलाकारियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बहुत ही महीन कार्य देखने को मिलता है, जिसमें नर और नारी अलग अलग मुद्राओं में नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए गए हैं। और यह प्रदृश्य इंद्र भगवान की सभा का एक नज़ारा प्रस्तुत करता है। यह पूरी संरचना दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बिल्कुल मिलती जुलती है। मंदिर परिसर में ही एक ज्ञान भंडार पुस्तकालय भी है, जहाँ पर बहुत सी दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करके रखा गया है। सोने और चांदी से लिखे हुए जैन धर्म के कल्प सूत्र भी इसी मंदिर में रखे हुए हैं। इस मंदिर परिसर के एक भाग से नीचे की ओर गहरी सुरंग निकलती है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर लोदरवा में जैन मंदिर में खुलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे भी बंद कर रखा है, पर यह उस समय राजा महाराजाओं के संकटकालीन समय में बचकर निकलने के लिए बनाई जाती थी।
आप जिस हवेली को देख रहे हैं उसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। इस हवेली का निर्माण महारावल मूल राज्य के शासनकाल में सन 1815 में जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालिम सिंह ने करवाया। इस हवेली को बनाने में सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं, बल्कि इसमें पत्थरों को लोहे की छड़ों से जोड़ा गया है। इस पूरी हवेली का निर्माण ऐसे किया गया है कि इसे बिना तोड़े खोलकर दोबारा बनाया जा सकता है। कहते हैं कि इस हवेली का निर्माण एक पुरानी हवेली के अवशेषों पर किया गया है, जो कि सालिम सिंह के पिता स्वरूप सिंह ने बनवाई थी। और सालिम सिंह की हवेली 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बनकर तैयार। सालिम सिंह की ये हवेली अपनी 38 बालकनियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर की गई कारीगरी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और बेहद खूबसूरत। वैसे तो सालिम सिंह अपनी क्रूरता और खास तौर पर महिलाओं के प्रति अपनी क्रूरता की वजह से बेहद बदनाम था, लेकिन उसके महल की खूबसूरती और भव्यता अपने आप में बेहद खास है। यहाँ लगे शीशों को बेल्जियम से तो मार्बल को ईरान से लाया गया था। इस महल में इतनी मोतियां लगी हुई थी कि इस महल को मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। सालिम सिंह की हवेली के सामने एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर हाथी बने हुए हैं। उस समय घर के सामने पत्थर के हाथी होना बड़े गर्व की बात मानी जाती थी, लेकिन उस समय केवल राजा के दीवान ही अपने घर के सामने ये हाथी बनवा सकते थे। इस हवेली की वास्तुकला अपने आप में एक उत्कृष्ट नमूना है। हवेली की छत को मोर के आकार का बनाया गया है, जबकि इसके सामने का हिस्सा एक जहाज की तरह दिखाई देता है। कहते हैं कि 11 साल की उम्र में सालिम सिंह की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सरहद पर बेहद खूबसूरत शहर जैसलमेर। जैसलमेर में पीले बलुआ पत्थर पर अद्भुत कारीगरी से बनाए गए घर, किला व अनेक हवेलियां हैं। वैसे तो जैसलमेर का एक एक घर दर्शनीय है, पर शहर के बीच स्थित पटवा हवेली सुंदर जाली झरोकों के लिए आज दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किसने और कब बनवाई थी ये हवेली, और इसको बनाने वाले कारीगर कहां से आए थे? आज हम आपको पटवा हवेली के बनने की पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत में मुगल शासन के समय आगरा फोर्ट, ताजमहल, दिल्ली का किला, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा भी बहुत सारे मकबरे, मस्जिदें बनवाई गईं। जब आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ तो उस समय शाहजहां ने ईरान के कारीगरों को बुलाया था, और ताजमहल के निर्माण के बाद उन कारीगरों को काम देने के लिए मुगल शासक कुछ न कुछ निर्माण कार्य करवाते रहते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी में पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में मुगलों के कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया। तब इन कारीगरों ने अपने देश यानी ईरान लौटने का फैसला किया। दिल्ली से ईरान जाने का सबसे छोटा रास्ता दिल्ली से बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान, हैदराबाद होकर जाता था। दिल्ली से बीकानेर तक की दूरी बैलगाड़ी से और बीकानेर से जैसलमेर होते हुए पाकिस्तान, हैदराबाद तक का विशाल मरुस्थल ऊंटों के द्वारा पार करना पड़ता था, और इस बीच रास्ते में 1 या 2 दिन का विश्राम जैसलमेर में किया जाता था। जब मुगलों के शाही कारीगरों का ऊंटों का कारवां जैसलमेर पहुंचा तो यहां के महारावल को सूचना दी गई कि मुगलों के शाही कारीगर अपने देश यानी ईरान जा रहे हैं और 1 दिन का विश्राम जैसलमेर में करेंगे, क्योंकि उस समय जैसलमेर भी मुगलों के अधीन था और यहाँ के महारावल का भी
दिल्ली आना जाना होता था तो उन कारीगरों में से कुछ महारावल के परिचित थे। मुगलों के उन कारीगरों ने महारावल से मुलाकात की तो महारावल ने इन कारीगरों की आओ भगत कर कुछ दिन जैसलमेर में रुकने का अनुरोध किया। महारावल इन कारीगरों से कुछ निर्माण कार्य करवाना चाहते थे, लेकिन राज्य में अकाल की वजह से नहीं करवा सके। तब महारावल ने यहाँ के नगर सेठ गुमानमल बाफना से बात की तो बाफना जी ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण इन कारीगरों से करवाया। इन 5 हवेलियों को बनाने में 60 वर्ष लग गए, लेकिन हवेलियां ऐसी बनी कि आज दुनिया इन हवेलियों को देखने आ रही है। 60 वर्ष गुजर जाने के बाद इन कारीगरों को यहाँ कुछ और काम मिलने लगा और वो यहीं बस गए। इन कारीगरों द्वारा अंतिम महल मंदिर पैलेस का निर्माण 1885 में किया गया था। These spectacular structures in the golden city of Jaisalmer reflect the legacy of the rulers that once ruled here. The Bada Bagh complex or Big Garden houses many chhatris or royal cenotaphs of the Maharavals of Jaisalmer. This area also has a tank, a dam and a pillar. Dotting the landscape, these chhatris are great architectural jewels. The city of Jaisalmer and its iconic fort were founded by Maharaval Jaisal in the year 1156 after he shifted his capital from the town of Lodharwa. The fort, known as Sonar Killa or Golden Fort, is famous as it is one of the few living forts of India. This apart, there are many other fascinating structures such as these grand havelis and temples which are also bathed in the beautiful golden color and add to the glory of this city. Bada Bagh, situated around 6 kilometers north of Jaisalmer, is one such historical complex. It was commissioned by Maharaval Jait Singh III of the ruling dynasty in the early 16th century. But it was completed by his son and successor Maharaval Lunkaran Singh. Bada Bagh is home to the cluster of these chhatris or cenotaphs, standing tall as memorials to the rulers of the city. Cenotaphs are umbrella-shaped pavilions or chhatris built of stone. In medieval times, many of these elaborate funerary markers were erected for the kings of the kingdoms, especially in central and western India. The oldest of the cenotaphs at Bada Bagh is the one dedicated to Maharaval Jait Singh and his predecessor Devidas, who reigned in the 15th century. The newest cenotaph is that of Maharaval Jawahar Singh from the 20th century, but Jawahar Singh's chhatri was left incomplete. The cenotaphs are made of local yellow sandstone of Jaisalmer and are exquisitely decorated, reminding us of the grandeur of the bygone era. They are built in different sizes, representing the ruler kings, the queens, their princes, and other members of the royal family. Each cenotaph contains a marble slab which is inscribed with the details of the deceased royal and also has a symbolic image of a man on a horse. It is said that the garden complex once possessed a grove of mango trees which made the area look like an oasis in the desert. जैसलमेर के भाटी राजवंशों की राजधानी लौद्रवा थी, पर लौद्रवा इसके अलावा भी एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, जो कि है लौद्रवा जैन टेम्पल। लौद्रवा जैन टेम्पल तकरीबन 2000 साल पुराना है। यहाँ पर पार्श्वनाथ की 2000 साल पुरानी प्राचीन मूर्ति थी, परंतु मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद यह मंदिर नष्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ के पुजारियों के द्वारा इस मूर्ति को संरक्षित किया गया व एक गुप्त मार्ग के द्वारा राजा जैसल के महल में पहुंचाया गया। घी के व्यापारी धारू शाह बंसाली एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। इन्होंने लौद्रवा जैन टेम्पल का जीर्णोद्धार किया। इन्होंने सन 1675 में लौद्रवा जैन टेम्पल के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया व इस टेम्पल को बनाया।
लोधवा जैन टेम्पल में एक मूर्ति है जो सोनपुरा कारीगर के द्वारा बनाई गई है। ये कारीगर अपनी मूर्ति मुल्तान बेचने के लिए ले जाया करता था, परंतु घी के व्यापारी को ये मूर्ति इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस मूर्ति को लेने का फैसला किया। पर उस व्यापारी की एक शर्त थी कि जो ये मूर्तिकार है वो अपने जीवन में केवल एक ही मूर्ति बनाएगा। वह इस मूर्ति का मूल्य कितना हो यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा यह बात तय की गई कि जितनी बड़ी मूर्ति है उतना ही सोना लिया जाएगा। तो ये मूर्ति सोने के समतुल्य है।